स्टार्ट करते हैं अपना सीयूटी 2024 का पेपर डिस्कशन केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है व्हाट इज द अनदर टर्म यूज फॉर प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो कोलिजन थ्योरी में, केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, उसका एक और नाम होता है स्टैटिक फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं होता, इन भाई ने गलत मार्क कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं विच फैक्टर इन आर्हेनियस इक्वेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें पता है वो जो है उसको हम इन्हीं से लिखते हैं, दैट इज ई रेस टू पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी। एल एन ए नहीं है तो आपका वो होता है आर कांस्टेंट होता है, आर्हेनियस कांस्टेंट। एल एन के हमारे पास वो होता है और आर टी और ये टेम्परेचर होता है, तो हम इसी से लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉल लॉस लो किससे रिलेटेड होता है सर, ये आयन से रिलेटेड होता है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस नहीं, डिफ्यूजन नहीं, एफ्यूजन नहीं, किसी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन ऑफ आयन से होता है। ये हम निकालते हैं किसको, मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए, और हमारी इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी भी इससे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच टर्म ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज यूज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेस टू जीरो। अच्छा, मतलब कंसंट्रेशन अप्रोच कर रही है जीरो, इसका मतलब क्या है, हमने बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। तो ऐसी चीज में हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी नहीं है तो नहीं सुना, जीरो भी नहीं वर्ड सुना, स्टैंडर्ड भी होता है बट वो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है ना। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यस ये हम कहते हैं, तो इसको हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं, हमसे पूछा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं, जो भी इसकी रेट लॉ में पावर हो उसको कर दीजिए ऐड, ये आ जाएगा आपका 2। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम देखें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज, सो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास केबी। इसको किसके नाम से जानते हैं, इसको हम ऑल्सो जानते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी तो होता बेटा, वो होता था के गैस कांस्टेंट, ये हमारा हेनरी गैस कांस्टेंट है, सच कोई बातचीत नहीं रहती, हेनरीज कांस्टेंट हमारा केएच होता है। नेक्स्ट देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो मेटल एक्सेस इफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। तो ये हमारे पास होते हैं NaCl, KCl, LiCl, ये सारे लोग इस वैकेंसी, इस डिफेक्ट को शो करते हैं सॉलिड स्टेट का। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, ये थोड़ा कैलकुलेटेड आ गया। अभी तक आप देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं हम, आपको यकीन नहीं होगा, और यहाँ पे कैलकुलेशन इतनी कम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इजी पेपर बनाया गया है डेली वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे अब हमें निकालना है क्या, रेट कांस्टेंट। सो के इज इक्वल्स टू 0.693 बाय, सॉरी टी हाफ का फॉर्मूला होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है कि क्या दिया हुआ है, हमें दी हुई है हाफ लाइफ, तो करते हैं पुट 0.693 को, बेटर टू राइट 96 इंटू 693 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइड बाय दिस। सो आंसर आ जाएगा अल्टीमेटली 0.001 सेकेंड। सो ये मेरा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, पहला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फेरेड। तो ये भी कैलकुलेटिव नहीं है, 96500 होती है, हमें जितना याद है, तो इसी के आसपास क्या है 96487 हमारे पास आंसर हो जाता है। ये बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको कह सकता हूँ मे बी अबिट कंट्रोवर्शियल, या फिर थोड़ा सा अभी इसको इसको रुक के चलना होगा। तो यहाँ पे पूछा गया द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज हैविंग लोएस्ट एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मतलब के भी जो है किसका सबसे कम होगा, ठीक है बताना है। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन वाइज जाए तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी। हमसे क्या पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, तो ये किसकी इक्वल होता है सर, ये होता है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो कि एलिवेट हो गया माइनस ऑफ टी नॉट ऑफ बी, लिख देता हूं मैं इसको, दैट इज, अब ये है मेरे पास किसका, ये वाला जो है ये है मेरे पास सॉल्वेंट का, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये है केबी की, ठीक है। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे जितना ज्यादा केबी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डेल्टा टीबी, और जितना ज्यादा डेल्टा टीबी होगा उतना कम मेरे पास ये वाला फैक्टर होगा। सो कहीं ना कहीं अगर हम इस रिलेशन से देख पा रहे हैं, तो ये जो हमारे पास डेल्टा टीबी है ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के भी क्या, बट ये जो टी नॉट भी है ये नहीं हुआ, क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ेगा डेल्टा टीबी की वैल्यू कम ही होती जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, अगर ये 100 है, ये 10 है तो 90 आएगी, ठीक है, ये 100 है, ये बढ़ गया 95, तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा 5, तो डेल्टा टीबी कम हो जाएगा अगर ये बढ़ा, तो इसका और डेल्टा टीबी का इनवर्स रिलेशन है। तो कहीं ना कहीं जिसका सबसे कम हमारे पास के भी होगा, तो क्या बताना है हमें, लोएस्ट, अच्छा लोएस्ट बताना है, तो जिसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आई गेस उसी का सबसे कम होना चाहिए। सो आई थिंक बेंजीन मुझे आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर, दैट इज ये 3 आंसर होता हुआ दिख रहा है। इन भाई ने ये गलत मार दिया, पहले सही करा था। तो नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें पता है जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी जो यूनिट होती है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, मोलैरिटी, वेयर m स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी एंड 1 माइनस n, n इज इक्वल टू माई ऑर्डर, ठीक है। तो हम इन्होंने कहा है कि आप बताइए ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में वो करिए इसको अरेंज, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले जो है सबसे छोटी ऑर्डर आनी चाहिए, तो ठीक है। तो देखते हैं
तो सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटी ऑर्डर क्या होती है, -1 ऑर्डर तो आई गेस किसी ने नहीं देखी होगी। सबसे पहले होती है जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर का हमारे पास होता है सेकंड इनवर्स। तो सबसे पहले होता है हमारे पास जीरो ऑर्डर का सेकंड इनवर्स, तो सबसे छोटा हमारे पास सेकंड इनवर्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे सेकंड इनवर्स, ये जीरो ऑर्डर का नहीं होता, सॉरी, जीरो ऑर्डर का होगा। आप एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो मोलर पर सेकंड इनवर्स, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर का मेरे पास हो जाएगा बी, तो सबसे छोटा ऑर्डर जीरो। फिर जैसे ही आप यहाँ पे एन की वैल्यू वन डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगी टर्म। जैसे ये टर्म जीरो हो गई तो मतलब सेकंड इनवर्स ही बचेगा, तो फिर हो जाएगी ये। तो सबसे छोटे भी फिर A। बिल्कुल सही, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इन भाई ने बिल्कुल सही मार्क कर रखा है। देन उससे बड़ा सी, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे टू हो गई, देखिए यहाँ बिल्कुल टू हो गई। और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। तो ये ऑर्डर भी मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले जीरो ऑर्डर, देन फर्स्ट ऑर्डर, देन सेकंड ऑर्डर, देन थर्ड ऑर्डर ही डाल रखा है इन्होंने एन की वैल्यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एट दिस मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी। तो मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी इन वाटर, मतलब गैसेस की सोल्यूबिलिटी बात कर रहे हैं हम इन वाटर में। उसके लिए कौन सा लॉ होता है सर, हेनरी लॉ। तो के एच जितना ज्यादा उतनी सोल्यूबिलिटी होती है कम, तो जिसका के एच सबसे कम उसकी सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम सबसे कम, ये तो बहुत ही कम है, तो यही हमारा आंसर। और इन भाई का भी एकदम सही आंसर है हमारे पास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है इन्होंने, टेम्परेचर दे रखा है। सर सबसे पहले आप बताइए उसका फॉर्मूला किसका सर, ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी या फिर सीआरटी, क्योंकि यहाँ पे आई की कोई भी बातचीत नहीं है। तो यहाँ पे इसको कह दिया है कांस्टेंट, ये वैसे ही होता है कांस्टेंट। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका पाई ज्यादा। तो पाई निकाल ले, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए पार्ट से, जल्दी से निकालता हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये आ गई ए की। बी को निकालूंगा तो 0.25 डिवाइड बाय वन, ठीक है। सी को मैं निकालने जाऊँ 0 पॉइंट डिवाइड अपॉन 0.01, तो इसको मैं करूंगा तो ये मेरा आ रहा है 10, तो काफी बड़ी वैल्यू आ रही है। देन मैं डी को करूंगा तो ये मेरे पास 0.5, ये पॉइंट हटाया, यहाँ से हटाया, तो एक नीचे आएगा एक ये। सो ये मेरे पास आई गेस चार के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसका पाई होगा सर, इसका सबसे ज्यादा पाई होगा। और सबसे कम सर इसका होगा। तो बी सबसे पीछे, ए सी सबसे आगे, बी सबसे पीछे, सी सबसे आगे। बिल्कुल सही इन भाई का आंसर है, और हमारा भी यही आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद ए है, हाँ सर, इसके बाद सर, इसके बाद, हाँ ठीक है। देन डी है, डी डी का हमारे पास, ये डी लिख देते हैं, सॉरी गलती से सी लिख दिया मैंने। बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत जल्दी हमने फिजिकल केमिस्ट्री कर दी है, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल हल्का, मतलब बहुत ही ज्यादा बिना कैलकुलेशन वाला इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री बनाया है। तो फिजिकल को इनऑर्गेनिक भी हम कह सकते हैं, बस एक्सेप्शन आप हटा दीजिए। आई होप जोक समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब इनऑर्गेनिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है आईयूपीएसी नेम बताना है इसका, ठीक है सर बताते हैं। तो सबसे पहले लिखने की कोशिश करते हैं। तो लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो ए फॉर एमीन, सी फॉर क्लोरिडो, एन फॉर नाइट्रिडो। तो डायमीन सबसे पहले लिख दीजिए, तो डायमीन मैंने लिख दिया। उसके बाद किसका लिखूं सर, क्लोरीन का लिखना है, तो क्लोरिडो लिख दीजिए। उसके बाद नाइट्रीटो, सर नाइट्रीटो लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखनी है सर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम। वो क्या होगी, मैं अगर आप, आई होप आप सभी को दिख रही होगी, वो होती है +2। कैसे निकाला, वही प्लस माइनस करके आप कर सकते हैं। x +2 इंटू जीरो, -2 बराबर जीरो हो जाएगा, तो x की वैल्यू +2 ही आ रही है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसको काट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और किसको काटना है, डाई अमोनिया, इसको काट देते हैं। अब ये दो बचे। अच्छा, नाइट्रेटो N है, नाइट्रेटो O है। सर जो नाइट्रेटो O होता है ना, उसको हम लिखते हैं ONO करके। और यहाँ पे ये सीधा सा NO2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नाइट्रेटो N है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप बहुत इजी सा समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बताना है, ऑफ द फॉलोइंग आंसर विल बी कलर्ड। अच्छा, कलर्ड बता रहे हैं। तो टाइटेनियम क्या होता है सर, टाइटेनियम होता है स्कैंडियम टाइटेनियम। तो टाइटेनियम 3+। तो इसका हम जैसे ही मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी 3D04S0। आप इसको एक बार करके भी देख सकते हैं। तो नो नो, सॉरी सॉरी, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। स्कैंडियम के बाद आता है ना टाइटेनियम, हाँ। तो टाइटेनियम 3+ में मेरे पास 3D1 होगा, तो ये होगा कलर, तो बिल्कुल कलर होगा। CO2+ नहीं हो जाएगा D10, तो ये कलर नहीं होगा। अब तो ए वाला आ जाएगा, तो डी को जहां भी हटा दिया, तो डी हटा देंगे यहाँ से, डी यहाँ से हटा देंगे, सॉरी सी हटाना है ना, सॉरी, सी यहाँ से हटा दिया, सी यहाँ से हटा दिया। अब ए बी और ए बी डी हो जाए, तो मतलब ए बी कन्फर्म है, डी देखना है। यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन, आपको हो सकती है कि नायोबियम का आपको हो सकता है नहीं पता हो एटॉमिक नंबर। सो नायोबियम जो है किसके नीचे होता है, वो होता है हमारा वेनेडियम के नीचे। तो वेनेडियम के नीचे होता है नायोबियम। तो वेनेडियम का क्या होता है सर, एटॉमिक नंबर उसका होता है 23। वेनेडियम अगर 3+ होगा तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी सर 4s0 3d2। वैसे ही इसकी क्या हो जाएगी 4d2, और ये क्या होगा इसी बात पे कलर्ड होगा। सो यहाँ पे मैं नायोबियम लिख देता हूँ, ये नायोबियम की बात चल रही है, नायोबियम हमारे पास कलर्ड होगा। सो सॉरी सॉरी, यट्रियम देखना है ना, मैं नायोबियम की बात कर रहा हूँ, यट्रियम देखना है। सो यट्रियम हमारे पास बिल्कुल स्कैंडियम के नीचे होता है। सो स्कैंडियम क्या होता है, ये अगर स्कैंडियम 3+, आई होप आप सभी को पता होगा, ये क्या होगा 3D04S0।
क्योंकि स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 4s2 3d1। वैसे ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा 4d05s0। तो ये मेरे पास कलर्ड शो नहीं करेगा, तो ये दोनों हमारे कलर्ड होंगे, ए और बी ही आंसर होगा, तो इन भाई का भी आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन एग्जिस्ट इन लिक्विड। अच्छा लिक्विड में कौन होता है, ये गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है हमारा, बिल्कुल सही, ये हमारा लिक्विड होता है, और आयोडीन हमारे पास सॉलिड होता है। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पी ब्लॉक का। वाई डज फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों खाली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हेलोजन है भाई, तो हेलोजन है तो क्या वो क्लोरीन की भी तो हेलोजन, वो तो प्लस में शो करता है, स्मॉल साइज है, ठीक है देख सकते हैं, नॉन मेटल है हाँ ठीक है, बट इट हैज नो डी ऑर्बिटल, इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि भाई डी ऑर्बिटल नहीं है तो कोई भी बॉन्ड ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, द सेंट्रल मेटल आयंस इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या कहते हैं, लुईस एसिड। अच्छा सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो क्या करता है सर, इसमें जो लिगेंड आते हैं अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, कोई भी लिगेंड आएगा अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दे देगा। सर लोन पेयर जो देता है उसको क्या कहते हैं सर, उसको कहते हैं लुईस बेस, जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं लुईस एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, लुईस एसिड, सिंपल सा। नेक्स्ट देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे आई होप आप सभी को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले हेलोजन तो पीछे ही आते हैं, तो इनको हटा दीजिए। एससीएन माइनस में भी जो डोनर होता है वो सल्फर होता है, तो सल्फर डोनर भी आगे नहीं आ सकते, तो ये आंसर नहीं होगा, जो इन्होंने टिक कर रखा है ये नहीं होगा, आंसर होगा ये, क्योंकि नाइट्रोजन डोनर जो है वो आगे आएगा किससे, सल्फर डोनर से भी, क्योंकि ये होते हैं सेकंड नंबर पे, सबसे पहले आते हैं कार्बन डोनर, देन आते हैं नाइट्रोजन। अगर आपको सीरीज याद भी नहीं है तो आप ऐसे लॉजिकल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूज हो गए हम लोग के भाई नाइट्रोजन सबसे आगे, तो नाइट्रोजन डोनर होगा, और कार्बन भी तो हो सकता है भाई कुछ ना कुछ हो जाए, तो उसको टिक कर देना, तो जो कि गलत है। नेक्स्ट अब देखते हैं, शायद ये आपको दिख नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख दूं प्लस, ये +7 और +6 ये दे रखिए यहाँ पे। ऑक्सीडेशन रेट बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले K2 Cr2O7 को बच्चा बच्चा जानते हैं, इसकी होती है +6 और इसकी होती है +7। तो आंसर देखते हैं, ए का आ गया 4, बी का 3, ए का 4 बी का 3, ए का 4 चलिए आंसर आ गया हमारे पास। सी भी देख लेते हैं, सी में आप देखेंगे सी का इन्होंने दे रखा है 2, हाँ बिल्कुल सही बात है ये है, और Fe में +3 है, तो बिल्कुल सही हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हो अब यहाँ पे देख रखा है सबसे पहले जो पता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, बिल्कुल सही, तो बी का 3 अच्छा सब में ये इस बार तो। MnO2 क्या होती है सर, इसको कहते हैं पायरोलुसाइड, बिल्कुल सही। मिक्स मेटल क्या होता है सर, ये इसका एलॉय होता है, तो बचा क्या हमारे पास अब, ये तो Mn2+ जो है उन्होंने उसमें इन्होंने दे रखा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाँ Mn की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज क्या होती है +7 इसके ही ग्रुप में, तो यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं रखा जिसकी और हो इससे ज्यादा, और किसकी होगी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का, तो की तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो नहीं सकती, MnO2 की भी नहीं हो सकती, MnO2 में Mn की हो सकती है, ये भी आंसर हो सकता है, बट पायरोलुसाइड और इसका नाम दे रखा है। मिश मेटल की भी नहीं हो सकती भाई, ये भी किसी का एलॉय है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए का 4 आ रहा है, बी का 3 आ रहा है, बिल्कुल सही, इनका लग रहा है मुझे सही, सी का और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे एक केस स्टडी दे रखिए, तो द क्या दे रखा है, द ट्रांजिशन में, अच्छा ये क्यों पढ़ रहा है, विच ट्रांजिशन एलिमेंट इज लिक्विड। सो ये बच्चा बच्चा ये शायद 10th क्लास से पता है कि मरकरी जो है लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर। सर कैसे प्रूफ बताइए, सभी के घर में थर्मामीटर होगा, जो वाला डिजिटल वाला नहीं, जो दूसरा वाला होता है उसमें जो है वो क्या होती है, वो मरकरी ही होती है, क्या वो लिक्विड होती है सॉलिड, किसी ने आज तक सॉलिड देखी उसको, नहीं वो लिक्विड ही होती है, तो वो हमारी मरकरी आ जाएगा। सो अब हमसे पूछा है विच इज द हार्डेस्ट मेटल, तो हार्डेस्ट मेटल बताना है, तो सबसे पहले हार्डेस्ट डिपेंड करती है किस पे, तो मैं आप सभी को बहुत सिंपल चीज बताता हूँ, ये डिपेंड करती है अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वो हार्ड होगा और उसमें हार्डनेस होगी। तो जिंक मरकरी कैडमियम तीनों के तीनों में D10 होती है, तो ये तो बिल्कुल सॉफ्ट मेटल कहलाते हैं, क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन से क्या होता है मेटेलिक बॉन्ड बनती है बिटवीन द एटम्स, तो यहाँ पे इन तीनों में ही बॉन्ड नहीं बन सकती, तीनों के तीनों होते हैं सॉफ्ट, तीनों के तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली वो होता है लो, तो आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर में क्या होता है अनपेड होता है, आंसर होता है 3D10 4s1, तो ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये टेक पार्ट करता है मेटेलिक बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से इसको हम हार्ड कहेंगे अमंग दीज ऑल, तो इसमें हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन एनी रो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल गिव राइज टू अ मैक्सिमम एट D5। हाँ सही बात है भाई, जो जिसकी भी कॉन्फ़िगरेशन D5 आती है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी हमने देखिए यहाँ पे भी जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जितनी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग उतनी ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे इन्होंने भी दे रखा है, देखिए ये इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, इन एडिशन ये दे रखा है इन ग्रेटर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जिसको पता नहीं होगा वो थोड़ा बहुत पढ़ सकता है। बट यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्शन क्रोमियम है, ऐसा क्यों है, बिकॉज क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर 6 हैं। अगर मैंगनीज है इसमें क्या होता है सर, इसमें होता है 3D5 4s2, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर, इसमें है 5, किसके ज्यादा है सर, क्रोमियम के ज्यादा है, किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, पहले पूछो किसके ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड होगी, सर स्ट्रॉन्ग होगी क्रोमियम, तो मेल्टिंग पॉइंट भी अल्टीमेटली इसी का ज्यादा हो जाएगा, दैट्स वाई ये इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शन है, और यहाँ पे इन भाई ने बिल्कुल अच्छा करा कि ये सही इसको हटा दिया, और ये आंसर हमारा हो जाएगा।
नेक्स्ट विच हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सो डी ब्लॉक में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। एकदम सही बात है, सारे के सारे डी ब्लॉक के ही मुझे दिख रहे हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ दिस टू दिस। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस 6 से किसमें आ रहा है, प्लस 3 में। सो कितने आने चाहिए सर, 3 आने चाहिए, 3 तो ऑप्शन ही है, तो क्या हो गया देखते हैं, समझते हैं। Cr2O7 2 माइनस किसमें जा रहा है सर, Cr3 प्लस में। क्या आप बैलेंस करेंगे, हाँ सर बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें लगाना होगा 2, अगर मैं खाली अभी चार्ज को बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी देख पाएंगे कि साथ में इलेक्ट्रॉन्स कितने डाल लेंगे सर, इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐड करने पड़ेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। सो Y6 इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। सॉरी यहाँ पे इसको हटा ही दो, हाँ। तो यहाँ पे एक क्रोमियम था, ये +6 से किसमें गया, +3 में। कितने क्रोमियम है सर, यहाँ पे हैं 2 क्रोमियम। तो 2 क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा सर, 2 क्रोमियम में अगर यहाँ से +6 से +3 में एक क्रोमियम जा रहा है, एक क्रोमियम में 3 का चेंज आ रहा है, तो 2 में कितना आएगा सर, अल्टीमेटली 6 का आएगा, और हमारे पास 6 भी आंसर हो जाएगा। तो ये मैं कह भी सकता हूँ कि एन फैक्टर हमारा हमें पता है इसका 6 ही होता है, तो 6 का ही चेंज आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, ये भी कितनी जल्दी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, अपनी फिजिकल और दूसरी इनऑर्गेनिक को भी। बढ़ते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। सबसे पहले व्हाट इज दी आईयूपीएसी नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, सर पिक्रिक एसिड क्या होता है सबसे पहले, कोई इसको वो ना कहे कि ये सर कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आप सभी के सामने बना दिया है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, इवन स्ट्रॉन्गर देन आई गेस कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होता है ये। तो इसको ये हो गया पिक्रिक एसिड, इसका नाम क्या हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल सॉरी। देन एस्पिरिन क्या होती है सर, एस्पिरिन हमारी क्या होती है, सो एस्पिरिन हम सैलिसिलिक एसिड पता है सबको, हाँ सर सैलिसिलिक एसिड ये होता है, ये होता है सैलिसिलिक एसिड। अब इसमें हम डालते हैं आपका CH3COL डालते हैं, तो यहाँ पे कुछ ये स्ट्रक्चर बन जाता है O, और ये हो जाता है COCH3 है ना, ये बनता है ना, इसको हम कहते हैं एस्पिरिन, ठीक है। तो ये क्या है, क्या यहाँ पे देखते हैं हम ऑप्शन, क्या ये सैलिसिलिक एसिड है, नहीं सर सैलिसिलिक एसिड नहीं है, तो इन भाई का ये गलत हो गया। क्या मिथाइल सैलिसिलिक एसिड है, नहीं सर मिथाइल नहीं है। क्या इथाइल है, नहीं इथाइल नहीं है। क्या एसिटाइल है, हाँ सर एसिटाइल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है। एसिटाइल क्या होता है सर, एसिटाइल में अगर आपको बताऊं तो एसिटाइल CH3CO ग्रुप होगा। तो मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी आप एक बार प्लीज चेक भी कर लीजिएगा, मुझे हल्का सा डाउट आ रहा है, वैसे मेरे हिसाब से ये आंसर है, और कोई बैठ नहीं रहा, सैलिसिलिक एसिड तो नहीं हो सकता, यही आंसर होगा। इथाइल नहीं है यहाँ पे, मिथाइल नहीं है, तो क्या होगा, एसिटाइल ही होगा। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, सर ट्राइहाइड्रिक का मतलब बताइए, जिसमें 3 OH हो। इथेनॉल में बच्चा बच्चा जानता है एक होते हैं, फिनॉल में बच्चा बच्चा जानता है एक, इथिलीन ग्लाइकोल इसका नाम से ही पता, अगर आप पता लगा रहे हो, इथाइलिन का मतलब होता है ये ग्रुप। अब यहाँ पे एक एक OH ही लग सकता है, तो यहाँ पे 2 है। अब आता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में हमारे पास होते हैं 3, जिसने सही से अल्कोहल में चैप्टर पढ़ा होगा थोड़े अच्छे लेवल पे, ये बातें बताई जाती हैं कि ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप होते हैं। सो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म, ये थोड़ा सा मैं कहूंगा अच्छा क्वेश्चन था, काफी कम इसमें अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, बट ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या मिलेगा हमें, ये देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो गैस बनती है उसको हम कहते हैं फॉस्जीन गैस, COCl2 प्लस साथ में HCl बनेगा। इसमें बैलेंस भी कर देता हूँ, हाफ O2 यहाँ पे लग रहा है। सो ये जो हमारी बनी है गैस, इसको मैं कहता हूँ फॉस्जीन गैस। बेसिकली ये हमारा कहीं ना कहीं कार्बोनाइल ग्रुप आप कह लीजिए, कार्बोनाइल ग्रुप देता है, कार्बोनाइल क्लोराइड ही होती है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है COCl2। इट इज द पॉइजनस गैस, और इसका नाम होता है फॉस्जीन, ये हमें मिलती है। सो आंसर क्लोरीन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास फॉस्जीन गैस। फॉस्फीन नहीं, फॉस्फीन होती है PH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बच्चा बच्चा जानता है, H2 होती है, क्लोरीन Cl2 होती है, तो वो नहीं इवॉल्व होगी, तो आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो बताना है एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। सो एसेंशियल अमीनो एसिड सबसे पहले होते क्या है, वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी शायद खुद सिंथेसाइज करती है, वही होते हैं ना, खुद नहीं भाई, जरूरत होती है बॉडी को, मतलब न्यूट्रिशनली एसेंशियल होते हैं, उनको हमें बाहर से डाइट में लेना होता है, तो उसका न्यूमोनिक होता है टीवी मिलपाथ के नाम से होता है, टीवी मिलपाथ, बट अभी थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग होगा इसलिए नहीं बता रहा। तो वी फॉर वैलिन होता है, तो आंसर वैलिन हो जाएगा, इन्होंने गलत लिख रखा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। बाकी सारे हमारे एसेंशियल की कैटेगरी में ही आते हैं, ग्लाइसिन भी एसेंशियल सॉरी नॉन एसेंशियल है, एलानीन भी नॉन एसेंशियल है, एंड ये भी नॉन एसेंशियल है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन कार्बाइलामाइन टेस्ट, सो कार्बाइलामाइन टेस्ट क्या होता है सर, ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन का हम करते हैं। क्या करते हैं हम इसको CaCl3 सेम क्लोरोफॉर्म और उससे रिएक्ट करते हैं कि उससे तो हमें मिलता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड क्या होता है, ये ग्रुप होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन डायazonium सॉल्ट। अच्छा डायazonium सॉल्ट क्या होती है सर, ये होती है PH पॉजिटिव Cl नेगेटिव। गेटरमैन रिएक्शन जब हम कराएंगे तो क्या मिलेगा सर, सैंडमेयर वगैरह हमने बहुत सारे रिएक्शन पढ़ी हैं, हमें मिलता है हेलो अरी, हेलो अरी मिलता है, जो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी हमने कॉपर की सॉल्ट ली है उस हिसाब से हमें अपना प्रोडक्ट मिलेगा। फिनॉल नहीं मिलता सर, ये नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, गेटरमैन में तो नहीं मिलता ये सब। व्हाट इज द कलर ऑफ कंपाउंड फॉर्म इन फेलिंग सॉल्यूशन। अच्छा एलिफेटिक एल्डिहाइड है कोई, उसकी हमने रिएक्शन करा दी फेलिंग सॉल्यूशन से, तो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है, एक फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है, वो कॉपर 2+ का हमारे पास सॉल्ट वगैरह होती है। तो जो हमें मिलता है रेड पीपीटी वो मिलता है Cu2O का, जो कि जिसमें कॉपर +1 में होता है, और यही हमारा पीपीटी मिलता है जिसको हम कहते हैं रेड ब्राउन पीपीटी, रेड ब्राउन पीपीटी। सो आंसर इज गोइंग टू बी रेड ब्राउन, दैट इज ऑप्शन नंबर दिस। हाँ ठीक। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ग्लूकोज रिएक्टेड ब्रोमीन वाटर। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है किसकी सर, वो एक ग्रुप की होती है, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सैकरिक एसिड कब बनता है, जब नाइट्रिक एसिड लेते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो नीचे वाले अल्कोहल को भी कन्वर्ट कर देता है, बट ये नहीं कर सकता, ब्रोमीन वाटर ये काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट फॉर SN2 रिएक्शन, तो हमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज। तो यहाँ पे 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री से जाना है। सबसे पहले देखेंगे 3 डिग्री, सबसे पीछे लगा देंगे तो सी सबसे पीछे, एक ही में आंसर आ गया। देन ये सबसे आगे आधा वो दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ये 2 डिग्री है और यहाँ पे ये 1 डिग्री है, बट यहाँ पे ब्रांचिंग है, तो ये सबसे पीछे, ये सबसे आगे आएगा, तो ए सबसे आगे बिल्कुल से, तो ए सबसे, ये सी सबसे पीछे, ए सबसे आगे, ए के बाद डी आ जाएगा, 1 डिग्री है बट ब्रांचिंग है। देन बी आ जाएगा हमारा थर्ड पे, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटासिड। तो एंटासिड क्या होता है, सो ये हमारे पास सीधा सा जेंटेक होता है, इसका दूसरा नाम रेनिटिडीन होता है। बाकी एस्पिरिन तो आई गेस ये हमारी वो होती है, एंटीबायोटिक होती है ना यहाँ, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, इसके बारे में बताइए। क्या PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नहीं ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। नायलॉन भी हमारे पास नहीं होता, देखा जाए फ्रियॉन्स भी नहीं होते, तो क्या होता है PHBV सर, इसकी फुल फॉर्म पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और ब्यूटाइरेट वेलरेट, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। तो ये हमारे पास एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, पॉलीमर चैप्टर का सिंपल सा याद करने वाला। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच वैल्यू। अच्छा पीएच वैल्यू बतानी, तो उससे पहले हमें एसिडिक कैरेक्टर पता होना चाहिए। हाँ सर, तो एसिडिक कैरेक्टर में देखें सबसे पहले ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल, फिर मेटाक्रिसोल। मेटाक्रिसोल क्या होता है सर, मेटा पे आप लगाते हैं, मेटाक्रिसोल में बता देता हूँ, बाकी तो आपको पता ही होंगे, सबके नाम से पता लगा। देन फिनॉल, तो ये क्या दिखा रहा है सर, ये दिखा रहा है +R इफेक्ट। नहीं सर, मेटा पर +R नहीं होता, आपने गलत कहा है, यहाँ पे दिखाएगा +I। ठीक है जी, आपने बिल्कुल सही बात बताई मुझे। तो +I के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो बी हमारे पास पीछे आ जाएगा, किससे, सभी से पीछे आ जाएगा, क्योंकि इसकी फिनॉल से भी एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो डी सबसे, सॉरी बी सबसे पीछे आएगा, तो बी का एसिडिक कैरेक्टर सबसे पीछे आ जाएगा। सबसे ज्यादा किसका हो सर, पैरानाइट्रोफिनॉल का। क्यों, क्योंकि सर हमने पढ़ा है पैरानाइट्रोफिनॉल में जो है -R लगेगा, और -R वाला सबसे आगे होगा। देन मेटा का हो जाएगा क्योंकि इसमें -I लगेगा। देन फिनॉल में कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया, किसका हुआ है सर, एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्या ये आंसर है, नो, आंसर ये अभी नहीं है। कोई ये सोच के आंसर नहीं मार्क कर दे कि ये मेरा आंसर आ गया, तो सर आंसर क्या होगा, सो आंसर हमारे पास वो होगा, ये क्या आया है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया। अब पीएच जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतनी पीएच कम होगी। पीएच इज इक्वल टू 1 पर H+ आयन बहुत ज्यादा होते हैं, पीएच इज इक्वल टू 2 पर H+ आयन थोड़े कम होते हैं, तो जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम हमारे पास पीएच होगी। तो पीएच वैल्यू इज गोइंग टू बी लोअर इन दिस क्वेश्चन। तो पीएच जिसकी कम, तो अब पीएच जो है सबसे कम किसकी होगी सर, ए की, ए से ज्यादा सी की, सी से ज्यादा डी की, डी से ज्यादा बी की। तो ये हमारे पास पीएच का ऑर्डर आ जाएगा। तो ए सी डी बी ये हमारे पास बिल्कुल सही इन्होंने मार्क कर रखा है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज चाहिए अल्फा एच चाहिए। तो अल्फा एच है, हाँ सर दो है। क्या यहाँ पे अल्फा एच है, नो सर एक भी नहीं होगा, एक बॉन्ड इधर है, दो इधर, तीन इधर, तो चारों बॉन्ड है। एल्डोल नहीं देगा, यहाँ पे देखेंगे तो 2 अल्फा एच है, हाँ सर। यहाँ पे नो सर, ये भी अल्फा एच नहीं है, तो ए और डी अल्फा एच नहीं है, तो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। वेयर एज हमारे पास बी और सी दोनों हमारे पास अल्कोहल दे देंगे, और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, अच्छा कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा मैं कहूंगा अच्छा क्वेश्चन था, कमी से पढ़ाया जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अच्छा सर हाइड्रोलिसिस करानी है, किसकी करा रहे हैं, इसका थोड़ी बात समझ लेते हैं पहले, इसको क्या हो रहा है यहाँ पे। एक मैं लेता हूँ ऐसी असाइल क्लोराइड, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, उसका मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ताकि आपको भी अच्छा लगे, हमें भी समझने में, समझाने में। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोलिसिस में फर्स्ट स्टेप जो होता है, ये पहली बात न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। सर क्या मतलब, सबसे पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। अच्छा सर न्यूक्लियोफाइल क्या होना है, यहाँ पे सर पानी है हमारे पास, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे लग जाएगा ये OH2 पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये ग्रुप पलट के आएगा,
ये पलट के आएगा, या तो इसको बाहर निकालेगा OH को, या फिर इसको। सर अगर OH को निकल लिया तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, तो फायदा क्या हुआ हमारा? तो इसको बाहर निकालेगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ बेटर लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, इसकी वजह से ये बाहर निकल जाएगा। एंड फाइनली H+ भी जब निकल जाएगा तो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो जो RDS है, सो RDS में हमारे पास ये हो रहा है, ये हमारे पास RDS में हो रहा है। क्या हो रहा है सर, आप बताएंगे जरा? यहाँ पे हो रहा है अटैक किसका, पानी का, या फिर न्यूक्लियोफाइल का, किस पे, कार्बन पे। अब जितना ज्यादा इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव, उतना ज्यादा तेज अटैक होगा, ठीक है। और यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो डेल पॉजिटिव हमें बढ़ाना है, तो जिसमें सबसे ज्यादा डेल पॉजिटिव, उसमें सबसे तेज अटैक होगा। सो एक मैं पेज ले लेता हूँ उसको समझाने के लिए। सो अब यहाँ पे ये जो कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव बढ़ाना है। तो कौन बढ़ाएगा सर? सब में बेंजीन है, ये बात बहुत अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे, तो मतलब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। कौन सा चार्ज बढ़ाएंगे सर? प्लस चार्ज बढ़ाएंगे। तो जितना बढ़िया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, उतना बढ़िया हमारे पास जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन हो। ये क्या है सर, ये है हमारे पास +R। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नोड है, तो इसका रेट सबसे पीछे लगा दिए, तो बी को सबसे पीछे लगा दिए। ये दो हमें मिल गए, तो बी के बाद डी आएगा, ये तो बात कंफर्म है, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। अब बात आती है सर, NO2 भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी -R है, ये भी -R है। अब हो गया ड्रॉ, बताओ किसको करें? और यहाँ पे ये देखेंगे दो ऑप्शन हमारे फंस रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों तो हट गए, क्योंकि यहाँ पे बी सबसे पीछे है, उसी से हमारे पास आ गया कि ये भाई +R है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब प्लस चार्ज को कम कर रहा है। क्यों प्लस चार्ज? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन -चार्ज, और इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो प्लस चार्ज को कम कर रहा है, तो ये हमारे पास पीछे आ जाएगा। देन डी। अब हम देखते हैं सर ये कैसे करें। तो अब यहाँ पे जब -R में हो गया ड्रॉ, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स -I। अब देखेंगे हम किसका -I ज्यादा होगा, तो जिसका -I ज्यादा होगा वो ये गेम जीत जाएगा। तो आई होप आप सभी को पता होगा, यहाँ पे जो है इसका -I ज्यादा होता है, तो ये गेम जीत गया है, ये सबसे आगे यहाँ पे लग जाएगा। तो उसकी वो थी ना -I का, और ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान। ना ओमपुरी सलमान में ये है NO2। देन उसके बाद साइनाइड आता है, साइना। देन इसके बाद आता है एल्डिहाइड। तो ये आ गया पीछे, तो ये हमारे पास आगे आ गया -I के ऑर्डर में। और ये इसी वजह से ये गेम जीत गया और सबसे आगे अपने आप को देखता हुआ पाएगा। और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी आंसर। तो ये आंसर नहीं होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी किस तरीके से पहले ड्रॉ हुआ गेम। देन हमने देखा कि अब जो है सुपर ओवर करना है, तो सुपर ओवर में हमने -I की मदद ली और इस गेम को जिता दिया NO2 को, मतलब जीत गया वो खुद अपनी वजह से। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। अब बताएं, डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर लेस स्टेबल देन, भाई क्या बात कर रहे हो, एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं क्या होते हैं, पता भी है आपको? ये होते हैं एरोमेटिक अमीन्स। इनकी जो डायजोनियम सॉल्ट है वो स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है? बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है। तो ये जो डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन है, ये लेस स्टेबल नहीं होती, ये होती है मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देन एलिफेटिक अमीन्स। और एलिफेटिक अमीन्स में तो नाइट्रोजन ही उड़ जाती है। अगर आप किसी एलिफेटिक अमीन में देखेंगे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपने ये पढ़ा होगा कि यहाँ पे तो सर नाइट्रोजन ही उड़ जाएगी, कार्बोकेटाइन बन जाएगा और अल्कोहल बनता है इस रिएक्शन में। आई होप आपको चीजें याद आ रही होंगी। तो ये बात तो आपने एकदम गलत की थी। तो ए जहां भी है उसको उड़ा दो, तो ए को जहां भी है उसको उड़ा देना। ए गया, ए गया, ए गया, आंसर भी आ गया। तो BCD सही बात होगी। इथाइल अमीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हो सकता है, हमें ऐसा इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी नहीं पता, बट हो सकता है। अब आप कह रहे हैं तो मान लेंगे, क्योंकि अब मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही बचा है ना हमारे पास, सॉल्युबल होता भी है नहीं भी होता हो, क्योंकि ए तो गया भर जाता है। तो बी जो है हमारे पास, इसको तो हमें सही मानना ही होगा। वैसे सॉल्युबल आई थिंक होना चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट स्टिल हो सकता है ना हो, NCERT में कोई लाइन लिखी हो। गैब्रियल थैलेमाइड यूज टू प्रिपेयर ये प्राइमरी अमीन्स, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ऑफ +R इफेक्ट। यहाँ पे NH2 का, ठीक है। हाँ, एनिलीन जो है वो क्या कर सकता है, अंडर को फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। बात थोड़ी बहुत ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे जो होता है वो एनिलीनियम आयन की सॉल्ट बन जाती है। तो यहाँ पे भी ये भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी इन्होंने, ये वाली थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी। ये बात तो सही है, क्योंकि +R इफेक्ट है, तो इसका मतलब भाई वो कर जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। बट द थिंग इज, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, ये लुइस एसिड के साथ कर जाता है आपका रिएक्ट। तो उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो वहां पे सॉल्ट बना लेगा। तो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट अगेन यहाँ पे ये बात गलत हो गई, तो हम अल्टीमेटली आंसर इसको मान सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे मैचिंग करनी है। अच्छा, तो ज्यूटर आंसर C का 4 देखेंगे, तो C का 4 इन सबको उड़ा देते हैं। नेक्स्ट आप किसको देखें, अब देख लेते हैं सर COCl2। ये हमने बात करी है पॉइजनस गैस की, अभी तो इसको रहने देता हूँ, हो सकता है अभी नहीं करियो। नेक्स्ट, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सर ये हमें वो दिख रहा है हिंसबर्ग रिएजेंट, ये करता है, ये कहाँ, तो B का 2 आ गया, B का 1, B का 1, B का, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम देखें और क्या सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी मीन, हाँ सर ये थैलीमाइड दिख रहा है हमें, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है। कोई लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ तो डबल बॉन्ड अंदर होता है, इन्होंने बाहर बना रखा है। दोनों बातें सेम होती हैं, कहीं भी हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ही तो आ रहा है ना अल्टीमेटली। तो रिंग में नहीं लगाया तो क्या बात हो, कोई ये sp3 थोड़ी होगी, sp2 तो है ये। तो ये हमारे पास D का 3 है, क्या यहाँ पे D का 3 है, हाँ बिल्कुल सही। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें अमाइनो एसिड दे रखी है और उसकी लिस्ट दे रखी है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे आसान चीज को लेते हैं, उठाते हैं क्या, ग्लूटामिक एसिड। सर ये क्या है, ये एसिडिक अमीनो एसिड है, ठीक है जी। कट, आप दोनों चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, सी से आंसर आ जाएगा, बी से भी आ जाएगा, ए से भी आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। सर हमें ग्लाइसिन पता है, ग्लाइसिन क्या होता है सर, ये न्यूट्रल होता है। और दूसरी इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये जो ग्लाइसिन होता है इसमें हमारे पास एक COH ग्रुप होता है, बिल्कुल सही। एक हमारे पास NH2 होता है और एक हमारे पास हाइड्रोजन है। जो R ग्रुप होता है वो भी हमारे पास यहाँ पे H होता है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये इसकी खास बात थी। साथ साथ न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ग्लाइसिन जो है मेरे पास, दैट इज ये न्यूट्रल भी है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है, तो मेरे पास ये इसका हो जाएगा। तो बी का मेरे पास आ गया 4, बी का 4, और यही मेरा आंसर इसी बात पे हो जाएगा। ए का 2, वेलिन जो है हमारे पास क्या है, न्यूट्रली, हाँ ये न्यूट्रल तो होता है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये इसकी, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव तो सारे अमीनो एसिड होते हैं सिवाय ग्लाइसिन के। देन नेक्स्ट, लाइसिन क्या होता है सर, ये बेसिक अमीनो एसिड होता है। अगर आपको याद होगा तो आप इससे भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, किसमें डीएनए में होता है। बायो वाले बच्चों के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और जो मैथ्स वाले थे उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ATGC ऐसे आ सकता है, मतलब डीएनए में, और RNA में AUGC। तो ये हो गया, तो एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, यूरासिल तो RNA में, तो साइटोसिन हो गया। तो ACD तो ये आंसर होगा ACD। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे केस स्टडी आ गई, ठीक है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती। विच अमंग द फॉलोइंग फाउंड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद HCN इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो HCN से जब भी रिएक्ट करता है एल्डिहाइड, तो क्या बना देते हैं, साइनोहाइड्रिन, ये होता है। तो ये रहता है ना S, ये COH, यहाँ पे HCN डालेंगे तो यहाँ पे CN लग जाता है, और ये बन जाता है OH, तो ये OH बन जाता है, तो इसे साइनोहाइड्रिन ही कहते हैं। ये तो आई होप पता हो। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ, ये थोड़ा सा घुमा दिया क्योंकि यहाँ पे हमें मिथाइल दे रखे हैं। तो जब भी मिथाइल आते हैं, वैसे तो ऑर्डर होता है 2 डिग्री सबसे ज्यादा, देन उससे कम होता है हमारे पास, दैट इज, क्या कहते हैं उसे, हाँ 2 डिग्री, देन वी हैव 1 डिग्री आई गेस, सॉरी 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, देन हमारे पास अमोनिया होता है। ये हमारे पास स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। बट एक्वस सॉल्यूशन में, बट यहाँ पे जो है, अगर मेरा जो R ग्रुप है वो मिथाइल हो, तब ऑर्डर हो जाता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, एंड देन अमोनिया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा वो इस केस में, और यहाँ पे एक्वस में पूछा है तो एक्वस में बिल्कुल यही होता है कि यहाँ पे 2 डिग्री जो है वो सबसे आगे होगा, तो 2 डिग्री इसमें भी आगे और बाकी में नहीं है, तो ये यहीं से आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, एंड देन अमोनिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट अगर हम देखें, अ न्यू CC बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल। न्यू CC मतलब न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड किसमें बनती है, क्या कैनिजेरो में बनती है, नहीं सर, कैनिजेरो में कुछ इस तरीके का होता है, ये एल्डिहाइड होता है जिसपे अल्फा एच नहीं होता है। तो एक मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक मॉलिक्यूल इसका सर रिड्यूस हो जाता है। तो क्या यहाँ पे कोई भी हमारे पास नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, नो सर, यहाँ पे नहीं बना है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ए को हटा दीजिए, तो ए आप चले जाइए, ए भी चलेगा। तो BCD, तो सी चेक करना है हमें, BOD क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होता है सर, इसमें ये होता है हमारे पास, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें से हम CO हटा देते हैं, CO मतलब C डबल बॉन्ड हटा देते हैं और CH3 कर देते हैं इसको, CH2H लगा देते हैं। तो क्या यहाँ पे नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, नो सर, सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड O ही हटा है, तो यहाँ पे कोई भी नया कार्बन बॉन्ड नहीं बना है, तो ये भी हमारे पास आंसर से निकल जाएगा और गेम से बाहर हो जाएगा। तो C भी हट गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉरस्पॉन्ड टू, अच्छा यहाँ पे टॉलरेंस का ये भी इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, कम चीजें बताते हैं क्योंकि मैं नीट JEE लेवल पर ये बताते हैं, बेसिकली JEE लेवल पर कि जो मीथेनोइक एसिड है इज द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड विच गिव्स टॉलरेंस, और इसको जो हमारे पास टॉलरेंस एजेंट है वो कन्वर्ट कर देता है कार्बोनिक एसिड में, दैट इज CO3 2 आयन में इसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीडाइज करके। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, सर ये तो सभी को पता है, क्या SN1 हो, SN2 हो। लिविंग ग्रुप एबिलिटी यहाँ पे यही है, RiBrCl, ये हमारी लिविंग ग्रुप एबिलिटी होती है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, थैंक यू, मतलब हमारा पूरा पेपर डिस्कशन हो गया। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, बहुत जल्दी से इसको डिस्कस करने की कोशिश करिए। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ईजी थी, और लास्ट वाले जो बच्चे थे जिनका पहले हुआ था 15 तारीख को आई गेस या 16 को, उनसे तो काफी ज्यादा इस पेपर का लेवल इजी था। तो वो कोई डोंट वरी, JEE में भी हमारा एंटी ये काम करता है, लेवल ऊपर नीचे करता रहता है, फिर उसको परसेंटाइल में ही उसको एडजस्ट करना पड़ता है। सो दिस विल डेफिनेटली NTA ये जरूर इसमें कुछ करे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।